Hello guys, today our topic of discussion is related to one person who was involved in leading the country through his intelligence network and he was Benito Mussolini. तो आज हमारी चर्चा का विषय बेनिटो मुसोलिनी पर केंद्रित है। बेनिटो मुसोलिनी या बेनिटो मुसोलिनी कौन था? बेनिटो मुसोलिनी का पूरा नाम था बेनिटो मुसोलिनी का पूरा नाम था बेनिटो एमिल केयर एंड्रिया मुसोलिनी। उसका जन्म 29 जुलाई 1883 को हुआ था। उसके पिताजी एक लोहार थे, ब्लैक स्मिथ। बेनिटो मुसोलिनी की मृत्यु सन 1943 में हुई और 1922 से 1943 तक इटली का प्रधानमंत्री था। तो आइए जानते हैं बेनिटो मुसोलिनी के बारे में कुछ ऐसे तथ्य जिसे आप पहले से जानते हैं, इसलिए पुनः इसकी याद ताज़ा कर लेते हैं। बेनिटो मुसोलिनी इटली का प्रधानमंत्री भी रहा था, इसलिए उसे विशेष रूप से जाना जाता है। वह एक लोहार का बेटा था। उसके पिताजी लोहार का काम करते थे, ब्लैक स्मिथ का काम, साथ में एक पॉलिटिकल जर्नलिस्ट भी थे, अर्थात राजनीति से संबंधित पत्रिकाओं का प्रकाशन करते थे, समाचारों का प्रकाशन करते थे। वह अपने बेटे को राजनीति की कहानियां सुनाया करते थे, जिसका प्रभाव बेनिटो मुसोलिनी के बचपन के मन एवं मस्तिष्क पर पड़ता था। बेनिटो मुसोलिनी एक उद्दंड स्वभाव का, बड़ा ही गर्म मिजाज का लड़का था और पढ़ाई में उसका बहुत मन नहीं लगता था। फिर भी वह बहुत ही इंटेलिजेंट या तेज था। यही कारण था कि वह पढ़ाई पर विशेष ध्यान न देने के बाद भी अच्छे नंबरों से स्कूल में पास किया करता था। बेनिटो मुसोलिनी को जब स्कूल भेजा गया तो उसने स्कूल में झगड़ा किया, कुछ साथियों को मारकर बुरी तरह से जख्मी कर दिया, एक को चाकू से गोद दिया, लाइफ स्टैबिंग। इसके फलस्वरूप उसे स्कूल से निकाल दिया गया। पुनः उसे दूसरे स्कूल में दाखिला दिलाया गया और बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया। वहाँ भी उसने वही हरकत की, कुछ साथियों या सहपाठियों के साथ मारपीट की, कुछ को चाकू मारकर जख्मी कर दिया। वहाँ से भी उसे निकाल दिया गया। पुनः उसे दूसरे या तीसरे स्कूल में दाखिला मिला। इस तरह से उसे स्कूल से स्कूल बदलना पड़ा और हर बार वह कुछ न कुछ ऐसी हरकत करता था जिससे वह स्कूल प्रशासन की नज़र में आ जाता था। परंतु वह एक प्रतिभा का धनी व्यक्ति था, प्रतिभा का धनी था। यही कारण था स्कूल परीक्षाएं आसानी से पास कर जाता था। बाद में उसने टीचिंग में एक डिप्लोमा हासिल किया और कुछ वर्षों तक या कुछ समय तक टीचर या शिक्षक का कार्य भी किया, परंतु उसका स्वभाव तो हिंसक प्रवृत्ति का था, इसलिए वह सैनिक की प्रवृत्ति का था और शिक्षक का पेशा उसे रास नहीं आया। बाद में वह घर छोड़कर चला गया। आजीविका के लिए नौकरियां पर नौकरियां बदलता रहा, छोटी छोटी नौकरियां करता था और किसी तरह से अपना गुजारा करता था। उसने इमैनुअल कांट, फ्रेडरिक नीत्शे और हेगेल जैसे विचारकों की रचनाएं पढ़ी। इन सभी में राज्य का विरोध किया गया था। सभी के विचार राज्य विरोधी थे। फ्रेडरिक नीत्शे बताता है, राज्य निष्ठुरों में सबसे निष्ठुर राक्षस है। स्टेट इज द कोल्डेस्ट मॉन्स्टर एमंग ऑल कोल्ड मॉन्स्टर्स। तो इस तरह से राज्य विरोधी विचार भी उसके मन में पनपने लगे। इसके बाद वह अपने पिता की तरह राजनीतिक जर्नलिस्ट या पॉलिटिकल जर्नलिस्ट बन गया और अपनी मांगों के समर्थन में उसने हड़ताल या स्ट्राइक का समर्थन किया और प्रचार प्रसार आरंभ कर दिया। धीरे धीरे लोग उसे जानने लगे, उसका समर्थन भी करने लगे।
परंतु राज्य विरोधी गतिविधियों के कारण वह गिरफ्तार किया गया और जेल भेज दिया गया। जेल से छूटने के बाद उसने 16-17 वर्ष की उम्र की एक युवती से नव युवती से विवाह कर लिया, परंतु राज्य विरोधी हरकतों के कारण वह फिर से जेल भेजा गया। इस तरह से 5 बार वह कुछ वर्षों में ही 5 बार जेल जा चुका था। धीरे धीरे वह इटली का सबसे खतरनाक समाजवादी विचारों वाला नेता बन गया। उसने अपनी पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारंभ कर दिया, जिसका नाम था ला लुट्टा डी क्लासे, अर्थात वर्ग संघर्ष। ला लुट्टा डी क्लासेज, ला लुट्टा का अर्थात झगड़ा और डी क्लासे मतलब वर्ग, वर्गों के बीच संघर्ष। इसके बाद उसने एक और पत्रिका का प्रकाशन किया, अवंती। अवंती का अर्थ होता है, इटालियन भाषा में अवंती शब्द है जिसका अर्थ होता है फॉरवर्ड या अगला। वह कार्ल मार्क्स के विचारों से भी प्रभावित था। बाद में उसने अवंती पत्रिका से त्यागपत्र दे दिया और उसे सोशलिस्ट पार्टी से भी निकाल दिया गया। इसके बाद उसने पॉपुलो डी इटालिया या इटली की जनता, पॉपुलो डी इटालिया पत्रिका का प्रकाशन किया। प्रथम विश्व युद्ध में वह इटली की तरफ से युद्ध करने गया, परंतु स्नाइपर के द्वारा उसे अनेक गोलियां मारी गई। जो युद्ध में प्रवीण कुछ शार्प शूटर होते हैं, स्नाइपर, उनके द्वारा उसे अनेक गोलियां मारी गई और वह घायल होकर युद्ध भूमि से इलाज के लिए लौट आया। अब उसमें एक तानाशाही प्रवृत्ति उत्पन्न होने लगी। वह चाहता था कि वहाँ एक ऐसा शासक होना चाहिए, इटली में एक ऐसा शासक होना चाहिए जो राज्य में होने वाले अत्याचारों, अनैतिकताओं, भ्रष्टाचार आदि पर तानाशाहों की तरह नियंत्रण रखे। और इसके लिए उसने प्रयास आरंभ कर दिया, अपना प्रचार आरंभ कर दिया। इसी समय अब उसमें विरोधियों और दुश्मनों के प्रति नफरत की भावना भी पैदा हो गई थी। युद्ध में भाग लेने के बाद और घायल होकर लौटने के बाद उसके मस्तिष्क में, उसके विचारों में परिवर्तन हुआ। उसे लगा कि विरोधियों या दुश्मनों को सुधारने की जगह उनका सफाया करना बेहतर है। इसी समय उसने इटली के मिलान में एक सभा का आयोजन किया। इसमें 200 से भी अधिक गणतंत्रवादियों, विरोधियों, चरमपंथियों, सेवानिवृत्त सैनिकों आदि ने भाग लिया और एक नए दल की स्थापना का सुझाव दिया गया, जिसे फ्रांसी डी बैटिमेंटो नाम दिया गया, अर्थात फाइटिंग बैंड। फाइटिंग बैंड के साथ ही फासिस्ट पार्टी की स्थापना के बीच पड़ चुके थे। उसने प्राचीन रोमन साम्राज्य के महत्व को दर्शाया। प्राचीन रोमन साम्राज्य के महत्व की चर्चा इस सभा या मीटिंग में की गई कि कितना प्रभावी रोमन साम्राज्य था, जिसकी सत्ता या जिसके आदेश सभी दुनिया में सभी देश मानते थे। एक प्रभावी रोमन साम्राज्य वह इतना कमजोर कैसे हो सकता था। और इस प्रकार फासिस्ट पार्टी का गठन हुआ। इसके लिए प्रतीक या लोगो निर्धारित किया गया। फासिस्ट पार्टी ने काली कुर्ती या काली कमीज, ब्लैक शर्ट नाम का एक क्रांतिकारी संगठन बनाया, जो गुप्त संगठन था। इसने विरोधियों की लिस्ट तैयार करनी शुरू कर दी। ऐसे नेताओं, ऐसे पार्टियों की लिस्ट तैयार की जो फासिस्टों के विरोधी थे। और इसमें काली कुर्ती या काली कमीज, ब्लैक शर्ट में केवल मजबूत कद काठी, अच्छी पर्सनालिटी, बेहद आकर्षक व्यक्तित्व वाले लोगों को ही भर्ती किया जाता था। ये शारीरिक रूप से काफ़ी मजबूत और सक्षम होते थे। इन्हें कमांडो ट्रेनिंग या विशेष ट्रेनिंग दी जाती थी।
कुछ ही समय में मुसोलिनी एक बहुत ही प्रभावी नेता, मजबूत कदकाठी वाला और एक सुपर्ब, जिसे सुपर्ब कह सकते हैं, ऐसा व्यक्ति बन गया। फासिस्ट पार्टी के सदस्यों ने या काली कुर्ती के सदस्यों ने, काली कुर्ती या काली कमीज, ब्लैक शर्ट के लोगों ने विरोधियों को चुन चुन कर उनका सफाया करना शुरू कर दिया। जितने भी विरोधी नेता या पार्टियां थीं, उन्हें चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया। 1.5 से 2 वर्षों में ब्लैक शर्ट या काली कमीज ने इटली की राजनीति पर एक मजबूत नियंत्रण स्थापित कर लिया था। सरकारी कार्यालयों को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। मुसोलिनी की फासिस्ट पार्टी बोल्शेविकों के विरुद्ध थी। पहले तो लेनिन पर मार्क्स के विचारों का प्रभाव था, परंतु युद्ध के बाद उसके विचार बदल चुके थे और वह हिंसक स्वभाव या तानाशाही में विश्वास करने लगा था। मुसोलिनी राष्ट्रीय शक्ति के शक्तिशाली हाथों में संकेंद्रण का समर्थक था। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी, जापान, इटली, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी, जापान, इटली की पराजय और वर्साई की संधि ने उसे उद्वेलित कर दिया था। सन 1922 के आते आते इटली में हड़तालों और प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया। मुसोलिनी ने सरकार को चेतावनी दी कि या तो सत्ता फासिस्टों के हाथ में दे दी जाए या वे सत्ता पर स्वयं नियंत्रण कर लेंगे, अर्थात सत्ता छीन लेंगे। किंग विक्टर इमैनुअल III को वास्तविकता का पता चल चुका था और वह काली कमीज या ब्लैक शर्ट की शक्ति से भी परिचित हो चुका था। इसलिए उसने मुसोलिनी की मांगें मान ली। 31 अक्टूबर 1922 मुसोलिनी इटली का सबसे कम उम्र का प्रधानमंत्री बना। मध्यम वर्ग ने मुसोलिनी का स्वागत किया। क्यों? मध्यम वर्ग वहाँ मार्क्स के विचारों के अनुसार ही इटली में 3 वर्ग थे। न्यून आय वर्ग या सबसे कम आय वर्ग, जिसे रेयरेस्ट या सर्वहारा कहते थे, मध्यम आय वर्ग और उच्च आय वर्ग या कैपिटलिस्ट पूंजीपति। तो मध्यम आय वर्ग ने मुसोलिनी का समर्थन किया क्योंकि वह राज्य में अनैतिक गतिविधियों, भ्रष्टाचार आदि से त्रस्त थे और शक्तिशाली तानाशाही या केंद्रीय नियंत्रण चाहते थे, जो मुसोलिनी के रूप में उन्हें मिला। सन 1924 में मुसोलिनी के दाएं हाथ माने जाने वाले गार्सिया या ग्यूसिया ग्रिकोमा मैसोट्टी का अपहरण करके हत्या कर दी गई। जी मैसोट्टी, गार्सिया मैसोट्टी या गायकोमा मैसोट्टी, उसकी हत्या अपहरण करके कर दी गई। इससे मुसोलिनी को झटका लगा, परंतु ऐसा माना जाता है कि यह मुसोलिनी ही था जिसने अपने दाएं हाथ को स्वयं ही खत्म कर दिया था, मिटा दिया था, क्योंकि ब्लैक शर्ट का वास्तविक लीडर वही था। और अगर ब्लैक शर्ट का वास्तविक लीडर जीवित रहता तो आगे चलकर मुसोलिनी की सत्ता को भी खतरा हो सकता था। सन 1935 में इटली ने इथियोपिया पर हजारों टन गैस बम के गोले बरसाए। राष्ट्र संघ या लीग ऑफ नेशंस ने इसका विरोध किया। मुसोलिनी ने 4 लाख सैनिकों की टुकड़ी तैयार कर ली। इसी समय विश्व पटल पर हिटलर का उदय हुआ। हिटलर ने मुसोलिनी का समर्थन किया। रोम बर्लिन धूरी या मुसोलिनी और हिटलर दोनों की मित्रता ने नए विचार या यूरोप में नई तरह की क्रांतिकारी घटनाओं की शुरुआत की। दोनों ही देश समान प्रकार की योजनाएं बनाते, समान प्रकार के मद या मुद्दे उठाते और उन्हें लागू करने लगे। जब द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ तो इटली और मुसोलिनी जर्मनी या नाजियों की तरह अंधे होकर, अंधभक्त होकर युद्ध के समर्थक नहीं थे। मुसोलिनी युद्ध में नहीं जाना चाहता था या मुसोलिनी इटली को युद्ध से अलग रखना चाहता था, परंतु हिटलर की निकटता, हिटलर की दोस्ती के कारण वह ऐसा कर नहीं सका, क्योंकि युद्ध के समय वह अपने दोस्त को धोखा नहीं देना चाहता था।
मुसोलिनी की गतिविधियों से फासिस्टों में भी उसके विरोधी उत्पन्न हो गए और उसके विरोधी फासिस्टों और नॉन फासिस्टों की एक गुप्त मीटिंग बुलाई गई और मुसोलिनी को बर्खास्त करने का फैसला लिया गया। इसके बाद मुसोलिनी को गिरफ्तार कर लिया गया और रॉयल कमांड ऑफिस में उसे कैद कर दिया गया। इसके बाद उसे दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए एक बख्तर बंद गाड़ी में ले जाया जा रहा था। इसी समय जर्मनी को इसकी भनक लग गई और नाजियों ने मुसोलिनी को मुक्त करा दिया। 12 सितंबर 1943 मुसोलिनी को यह समझ में आ गया था कि सत्ता नाजियों के हाथ में चली जाएगी, इसलिए उसने न्यू फासिस्ट पार्टी के गठन को स्वीकार कर लिया। वास्तव में न्यू फासिस्ट पार्टी नाजियों के अधीन एक कठपुतली सरकार थी। इस तरह इसी समय द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों ने बढ़त हासिल कर ली। मुसोलिनी के पास इटली को छोड़कर भागने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचा था, परंतु उसने इटली नहीं छोड़ा। सोवियत रूस के साथ जर्मनी के युद्ध ने युद्ध की दिशा बदल दी। जर्मनी सोवियत रूस से पराजित हुआ और हिटलर को आत्महत्या करनी पड़ी। मुसोलिनी और उसकी पत्नी क्लैरिटा पेटेसी एक बख्तर बंद गाड़ी में वहां से भागने की तैयारी में थे, परंतु इसी समय फासिस्टों द्वारा पकड़ लिए गए और वहां से कैद करके बंधक बनाकर शहर के बीचों बीच ले जाए जाते हैं। वहां पर मुसोलिनी और उसकी पत्नी उसके बॉडीगार्ड को बांध करके मुख्य चौराहे पर उल्टा लटका दिया जाता है और फासिस्टों से अपील की जाती है कि वो अपने अपने हिस्से की लात घूसे या थप्पड़ इन सभी को मारें। सभी फासिस्ट और दूसरे लोग मुसोलिनी, उसकी पत्नी और बॉडीगार्ड को बुरी तरह बर्बरता से पीटते हैं, उनके चेहरे बिगाड़ देते हैं, इन्हें इतनी बुरी तरह पीटते हैं कि सभी दम तोड़ देते हैं। इसके बाद इटली की सेना, रोमन सेना और फासिस्ट अपने बटों से, राइफल के बटों से उन्हें बुरी तरह और पीटते हैं ताकि उनके शव छत विछत हो जाए। इसके बाद मुसोलिनी की पत्नी क्लैरिटा पेटेका के वस्त्र उतार दिए जाते हैं, कपड़े फाड़ दिए जाते हैं और इस तरह से सभी की लाश मुख्य चौराहे पर लटक रही थी, खून से लथपथ। अगले दिन तत्कालीन बीबीसी में एक समाचार प्रकाशित होता है या प्रसारित किया जाता है, इटली के तानाशाह और उसकी पत्नी का बर्बर अंत। उसकी पत्नी ने पैंटी भी नहीं पहनी थी और उसका वजाइना इटली की जनता के सामने खुला मुंह चिढ़ा रहा था। इस प्रकार एक तानाशाह का अंत हुआ, बड़ा ही भयंकर अंत हुआ। हालांकि वह तानाशाह था, परंतु वह वास्तव में इटली के लिए बेहतर कार्य कर रहा था। उसने इटली की जनता को भ्रष्टाचार और अनैतिकता से मुक्ति तो दिलाई थी, परंतु उसके कार्य करने का तरीका, उसकी पद्धति हिंसक थी और वह वर्तमान में देखा जाए तो मिलिशिया या आतंकवाद से प्रभावित था। इस प्रकार आतंकी गतिविधियों जैसी कार्रवाई करके उसने शासन तो हथिया लिया, परंतु इसका परिणाम अंत में उसे भुगतना ही पड़ा। तो इस प्रकार हम देखते हैं इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखना। पहली तो यह कि सत्ता हथियाने का तरीका अलग अलग हो सकता है। जनहित में सभी तरीके उचित हो सकते हैं, क्योंकि सभी तरीकों को कोई न कोई वर्ग समर्थन करेगा, सभी जनहित ही माने जाएंगे। परंतु जहाँ मानवता की बात आती है, अगर मुसोलिनी के तरीके को देखें तो ब्लैक शर्ट का गठन और उसके कार्यों ने मानवता को कलंकित किया था। वह तानाशाह था, उसने बर्बर हत्याएं भी कराई, हालांकि देश हित या जनहित में किया,
परंतु यह मानवीय या मानवता के विरुद्ध था, मानवीय गतिविधियों के विरुद्ध था, मानवता के विरुद्ध था, और इसका परिणाम उसे उसी प्रकार भुगतना पड़ा। हालांकि रोम या इटली का यह इतिहास रहा है कि वहाँ इस तरह की हत्याएं पहले बाइबिल के समय, चाहे ईसा मसीह या क्रिस्ट के समय या गैलीलियो के समय भी होती रही है। तो यह कोई नई घटना नहीं थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं एक इंटेलिजेंस पार्टी या ब्लैक शर्ट का भी उदय होता है। ब्लैक शर्ट पर कंट्रोल पूरी तरह से सही नहीं था। ब्लैक शर्ट के कारनामे हालांकि सत्ताधारी शासक के नियंत्रण में थी, परंतु वह पूरी तरह से उचित नहीं थी। वहाँ भी कुछ न कुछ अपराध था। अर्थात गठन, चाहे किसी भी इंटेलिजेंस ग्रुप का गठन किया जाता है, इसके कुछ नियम कायदे कानून होने चाहिए, इन्हें सख्ती से लागू किया जाना चाहिए और लोगों को स्वार्थवश एक दूसरे की हत्याएं बंद करनी होगी। जैसा कि मुसोलिनी ने स्वयं ही ब्लैक शर्ट के चीफ को बाद में रास्ते से हटा दिया ताकि उसकी सत्ता को बाद में कोई खतरा उत्पन्न न हो। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ ऐसे देश हैं जहां अराजकता या ऑटोक्रेसी व्याप्त हो जाती है। खैर, भारत जैसे लोकतंत्र में ऐसा अभी तक नहीं हुआ। तो इस प्रकार हमारी कहानी समाप्त होती है। आइए कुछ मूड फ्रेशनर के रूप में इंग्लिश का एक छोटा सा फ्रेज लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सेंटेंस चार प्रकार के जनरली मैंने बताया, ये आप पाते हैं: असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसके बाद क्वेश्चन और कमांड भी होते हैं। असर्टिव या क्वेश्चन जो सिंपल सेंटेंस है, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस को देखें तो यहाँ असर्टिव में मोहन वाज ईटिंग मैंगो, मोहन इज ईटिंग मैंगो, मोहन आम खा रहा है। श्याम किताब पढ़ रहा है, श्याम इज रीडिंग बुक। तुम गाना गा रही हो, यू आर सिंगिंग ए सॉन्ग। लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। अगर निगेटिव की ओर जाएं तो नहीं खेल रहे हैं, नहीं गा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, नहीं पी रहे हैं। बॉयज आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, यू आर नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, मोहन इज नॉट ईटिंग ए मैंगो, यू आर नॉट राइटिंग ए लेटर। इस तरह से। और अगर इंट्रोगेटिव देखें तो क्या तुम आम खा रहे हो, एक्जुलरी वर्ब सबसे पहले आ जाता है और इसके बाद सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर ज्यों कहते हैं, लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तुम आम खा रहे हो, यू आर ईटिंग ए मैंगो। क्या तुम आम खा रहे हो, आर यू ईटिंग ए मैंगो, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। क्या लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, आर द बॉयज प्लेइंग क्रिकेट, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तुम एक गाना गा रही हो या तुम गाना गा रही हो, यू आर सिंगिंग ए सॉन्ग। क्या तुम गाना गा रही हो, आर यू सिंगिंग ए सॉन्ग। हम लोग कहानियां लिख रहे हैं, वी आर राइटिंग स्टोरीज। क्या हम लोग कहानियां लिख रहे हैं, आर वी राइटिंग स्टोरीज। हम लोग कहानियां नहीं लिख रहे हैं, वी आर नॉट राइटिंग ए स्टोरी। तो इस तरह से असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्या हम लोग कहानियां नहीं लिख रहे हैं, आर वी नॉट राइटिंग स्टोरीज। क्या तुम आम नहीं खा रहे हो, आर यू नॉट ईटिंग मैंगो। क्या सीता गाना नहीं गा रही है, इज सीता नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। क्वेश्चन, यहाँ व्हाट, विच, हु, हुम, हुज, वाई, वेयर, इस तरह के क्वेश्चन से, इस तरह के वर्ड से सेंटेंस प्रारंभ होते हैं तो इसे क्वेश्चन कहते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, इसके बाद एक्जुलरी वर्ब और इसके बाद ज्यों का त्यों सेंटेंस। तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग। क्या तुम जा रहे हो, आर यू गोइंग। तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग।
क्या खा रहे हो? व्हाट आर यू ईटिंग? सीता क्या गा रही है? सीता क्या गा रही है? व्हाट इज सीता सिंगिंग? तुम क्या लिख रहे हो? व्हाट आर यू राइटिंग? वो कौन है? हु इज ही? तुम किसे चाहते हो? हुम डू यू लाइक? लेकिन यह तो हुम डू यू लाइक यह तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही देखना है। रहा है, रही है, रहे हैं। हिरन घास चल रही है। डियर इज ग्रेजिंग ग्रास। क्या हिरन घास चल रही है? इज डियर ग्रेजिंग ग्रास? हिरन घास नहीं चल रही है। डियर इज नॉट ग्रेजिंग ग्रास। क्या हिरन घास चल रही है? हिरन क्या चल रही है? व्हाट इज डियर ग्रेजिंग? तो यह इंट्रोगेटिव, assertive, negative, interrogative, interrogative, negative, question, command। तुम सभी लिखो। तो यहाँ पे कमांड में अगर हम देखें तो क्या आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कमांड दे सकते हैं? कमांड हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही देते हैं, और अगर पास्ट था तो पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर तो फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कमांड देना संभव नहीं है। दरवाजा खोल दो, ओपन द डोर। दरवाजा खोलो तो डू ओपन द डोर। दरवाजा खोल रहे हो ना, यानी क्वेश्चन टैग की तरह अगर यूज करें तो थोड़ा सा कमांड का सेंस आता है। दरवाजा खोल रहे हो ना, यू आर ओपनिंग द डोर, आरंट यू? तो इस तरह से अगर हम देखें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी सेंटेंस के अलग अलग टाइप्स हैं। असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्वेश्चन, कमांड वगैरह। तो आज के लिए बस इतना ही। हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन ए वॉल, हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन ए वॉल। हम्प्टी डम्प्टी फॉल एंड ब्रोक हिज क्रॉन। ऐसा आगे होता है, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।